गुड आफ्टरनून नाइन्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पाठ 3 अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का आगे का भाग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है ये हिटलर के किसका है, रैली का है। और इसमें नाज़ी लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये स्वस्तिक का जो चिन्ह है ये हिटलर का चिन्ह था उस समय। अब हिटलर ने क्या करा, जो हिटलर था वो ज़बरदस्त वक्ता था, एक बहुत अच्छा वक्ता था, इन्हें बोलने वाला था, स्पीकर था। जब भी वो कुछ बोलता था तो लोग बहुत ही अच्छे से उसकी बातें सुनते थे, बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते थे। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता था। आसारी संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन वो लोगों को देता था। उसका वादा था कि वह बेरोज़गारों को रोज़गार देगा, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ऐसे वो अपने नारों में, अपनी बातों में वो हर समय ये बात रखता था। उसने यह भी आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों और का मुँह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर यानी दिखावा और प्रदर्शन की अहमियत को समझता था। हिटलर के लिए यह मतलब हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया, जनसभाएं आयोजित की और अपने चिन्ह स्वस्तिक को लाल झंडे में छापकर बताया, और ताकि लोगों में ये बात फैली रहे कि हाँ, नाज़ी जो वाद है, नाज़ी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जर्मन को बदल कर रख सकते हैं। नाज़ी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाजों में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने धुआंधार प्रचार के लिए जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया, एक रक्षक बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उसे पेश किया गया मानो वो जनता को तबाही से उबारने के लिए एक अवतार मात्र है, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। उसकी बातें लोगों को प्रभावित करती थी। उसकी प्रतिष्ठा, गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था जो देश, और जब ऐसी बातें उनके सामने आई तो उन्हें लगा कि अब ये जो मसीहा है ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने के लिए न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई अपना दबदबा कायम करने के लिए। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता साफ हो गया और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, लेकिन इस समय क्या कर दिया, उसको पूरी तरह से मना कर दिया गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात उसने एक कैंप में बंद करवा दिया। कंस्ट्रक्शन कैंप जिसको कहा जाता था, वहाँ पर उसको उन लोगों को नज़रबंद करवा दिया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया जाने लगा। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में ही गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची जो भी फाइलें थी, कम से कम वो फाइलें कितनी थी, 6808 और 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी वो फाइलें। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि क्या किया, शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया, निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के पारित किया गया, और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। पूरी तरह से सारी बागडोर किसके हाथ में आ गई, हिटलर के।
नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। पूरे समाज में नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित कर दिए गए। अलग अलग दस्ते बना दिए गए और वही सब निगरानी भी करते थे और सुरक्षा व्यवस्था देखते थे। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टाम्प ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, SS अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा यानी SD का गठन किया गया। ये अलग अलग ग्रुप जैसे गठन किए गए और इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए। इन्हें पूरी छूट दी गई कि ये अपनी मर्जी से कैसा भी कदम उठा सकते हैं। नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त थी। किसी प्रकार से भी किसी का भी दमन कर सकता था, शोषण कर सकता था, उन्हें मार सकता था। ये सारे अधिकार इन लोगों को मिल चुके थे। गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, इनको पूरी छूट थी। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ से हिटलर के मनमानी की, निरंकुशता की, तानाशाही की शुरुआत हो चुकी थी। अब पढ़ेंगे हम पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हाइलमार शाख्त को सौंपी और शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की ही देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिलना शुरू हो गई। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला लिया। और कब किया ये सब? 1938 में। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर भी कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र वासारे की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर हल्की हल्की मिली इन कामयाबी को ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है, पूरा देश बदलने वाला है। यहाँ पर उस समय का ये नाज़ी सत्ता का जो विस्तार होता हुआ बताया गया है कि किस प्रकार से उसने अलग अलग जगहों पर अपना कब्ज़ा, अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।